नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं हम बड़ी खबर के साथ और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। मैं सिर्फ एक लाइन बता दूं, सरकार और विपक्षी गठबंधन यानी विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच यानी मोदी अमित शाह बनाम इंडिया के बीच एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। सिर्फ 20 घंटे का इंतजार, उसके बाद एक बड़ी जंग होती हुई नजर आएगी हमें, जब इस देश में जजों की नियुक्ति के मामले में मोदी और अमित शाह अपने अधिकार बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। जब राजस्थान सरकार ने एक बेतुका आदेश दिया, जब विवाद बढ़ा तो उसको वापस ले लिया, जब एसआईआर में लगातार बीएलओ की मौत हो रही है, आत्महत्या हो रही है, जान दे रहे हैं वो, और अब उसकी 7 दिन और जो कार्यावधि है वो बढ़ा दिया गया है। और इस बीच संसद के सत्र से पहले एफआईआर तो काफी पहले दर्ज किया गया था, लेकिन संसद के सत्र से ठीक एक दिन पहले वो खबर लीक कर दी गई कि भैया एफआईआर दर्ज हो गई, यानी डराने की धमकाने की कोशिश की गई। इस बीच ये बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक बड़ी तकरार, एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा घमासान, महाभारत की जंग शुरू होने जा रही है सरकार और इंडिया के बीच। और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और फिर एक एक करके तथ्यों को आपके सामने हम रखते हुए जाएंगे। जी शिव जी। कुछ घंटे बाकी है। अगर हम अभी से घड़ी देखकर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बात करें तो 20 घंटे बाद विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों आमने सामने होंगे। विपक्ष रणनीति बना चुका है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता इस पूरे मामले को धार देंगे और उधर सामना कर रहे होंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का सामना करेंगे जेपी नड्डा, पहली बार नए सभापति सदन का संचालन कर रहे हैं। इससे पहले कि मुद्दा डाइवर्ट हो, बीजेपी ने प्रयास शुरू कर दिया है। कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 9 लोगों पर एक एफआईआर दर्ज हो गई है, ताकि बीजेपी इस एफआईआर को लेकर पर्चे लहराए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव एसआईआर में मृतक बीएलओ, वोट चोरी, चुनाव चोरी, इस सब पर पर्चे लहराए। लेकिन मेरा सवाल है, बीजेपी जितनी जल्दी हो सकती है राहुल और सोनिया को जेल भेजे। अगर इस बार भी फिर हीला वाली होके और ये सदन भेंट चढ़ गया तो इस देश की जनता मुआफ नहीं करेगी। हो सकता है आप सत्ता बनाते रहो, हो सकता है चुनाव जीतते रहो, चुनाव दर चुनाव जीतते रहो, लेकिन इसका खामियाजा जिस दिन भुगते, तो जैसे गधे के सर पर सींग नहीं होते, ऐसे भारतीय जनता पार्टी एक दिन इस देश में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जैसे कांग्रेस अपना अस्तित्व खोजती नजर आ रही है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भी अपना अस्तित्व खोजेगी। असम से लेकर जम्मू कश्मीर तक, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उस समय उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, कांग्रेस का परचम लहराता था। वो कांग्रेस आज 3 राज्यों में बची है और ये उदाहरण है, कोई बदला नहीं है। इसलिए मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं कि 20 घंटे बाद कौन किसका सामना करेगा, ये सब सामने होगा। 2 युवा, उधर 1 युवा, क्योंकि अमित शाह और राहुल गांधी की उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अमित शाह राहुल गांधी से छोटे हैं और राहुल गांधी उम्र में बड़े हैं, लेकिन आज भी वो अमित शाह से छोटे लगते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ लोगों ने तस्वीर शेयर की मोहन भागवत की कि वो रेलिंग पकड़कर उतर रहे थे और मोदी खटाखट उतर रहे थे। बड़े मोहन भागवत हैं, कुछ दिन बड़े हैं। सोशल मीडिया पर सैलाब आया हुआ है। 20 घंटे में क्या होने वाला है संतोष जी? देखिए शिव जी, जब 20 घंटे में क्या होने वाला है और बरबस आज जो हुआ, जो एफआईआर की खबर निकलकर सामने आई, तो मुझे देश की आजादी के बाद बनी हुई पहली सरकार याद आई। 1947 देश आजाद हुआ। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और बाकी मंत्रियों की बात तो छोड़ दिए, मैं कुछ ही मंत्रियों का जिक्र करता हूं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री,
और इस सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे, इस सरकार में बी.आर. अंबेडकर शामिल थे, इस सरकार में राजेंद्र प्रसाद शामिल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, बी.आर. अंबेडकर जो कि जवाहरलाल नेहरू के विचारों से सहमत नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले नेताओं को भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल किया हुआ था। क्यों? क्योंकि एक नया देश बनाना था, एक नई शुरुआत करनी थी, एक नई परंपराएं बनानी थी, और आज उस परंपराओं को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। संसद के सत्र से पहले, संसद के महत्वपूर्ण सत्र से पहले देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर की खबर सामने निकाल दी जाती है। खैर, इस पर हम लोग दोनों ही अपने अपने प्लेटफॉर्म पर विस्तार से स्टोरी बना चुके हैं। बस थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहूंगा कि ईडी की कंप्लेन पर, शिव जी, ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है, जबकि ईडी पहले से ही मामले की जांच कर रही है। तो जुर्म एक है अगर मान लिया जाए कथित तौर पर, लेकिन जांच कितनी एजेंसियां करें। ईडी के चार्जशीट पर कोर्ट को फैसला करना है। शनिवार को सुनवाई हुई, रॉज एवेन्यू कोर्ट में वो टल गया। 16 दिसंबर को अगली तारीख तय की गई है। ये बताया जा रहा है कि ईडी की चार्जशीट बहुत कमजोर है, अदालत उसको खारिज कर सकती थी। सत्येंद्र जैन वाला मामला याद है। तो अब आनन फानन में एक तरह से दिल्ली पुलिस से मामला दर्ज करवा दिया गया, और उस खबर को संसद के शीतकालीन सत्र से, जब तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता स्नान कर रहे होंगे, कपड़े पहन रहे होंगे संसद भवन परिसर जाने के लिए, ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने के लिए, उस समय ये खबर निकलकर सामने आ गई कि भैया एफआईआर दर्ज हो गई। अब दर्शक खुद ही समझ ले कि क्या मंसूबा है सरकार का, करना क्या चाहती है सरकार। और जो सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। प्रधानमंत्री तो सर्वदलीय बैठक में जाना छोड़ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जवाबदेही तय करना नहीं चाहते। तो सर्वदलीय बैठक जब भी होता है तो लोकसभा में जो उपनेता है, सरकार में नंबर 2 की हैसियत में है, राजनाथ सिंह को भेज दिया जाता है। तो इस सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सरकार की तरफ से एनडीए गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी शामिल हुए, के सुरेश शामिल हुए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डेरेक ओब्रायन शामिल हुए, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव शामिल हुए, डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवा शामिल हुए, और अन्य कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने इस एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, कांग्रेस पार्टी ने, शायद वो सरकार के इस षड्यंत्र को समझ गई, क्योंकि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसको सीधे सीधे वोट डकैती बता दिया, एसआईआर का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त का मुद्दा उठाया। और जो सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार की इस चालबाजी और षड्यंत्र के बावजूद कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी राजनीतिक दल कल जब सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी, शिव जी, 20 घंटे बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी, तो ज्ञानेश कुमार को हटाने की प्रक्रिया पर भी बातचीत शुरू होगी। एसआईआर के खिलाफ भी हंगामा किया जाएगा। वोट चोरी, जिसको वोट डकैती का नाम विपक्षी दल दे रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और इस देश के असफल गृह मंत्रियों में शामिल, मैं फिर से दोहरा रहा असफल, हूं, इस देश असफल। के असफल, जी हाँ, इस देश के असफल गृह मंत्रियों की अगर लिस्ट बनेगी तो उसमें अमित शाह शामिल होंगे। उनकी जवाबदेही तय करने की बात की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला हो, या देश की राजधानी दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां गृह मंत्री रहते हैं, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाल किले की लाल बत्ती पर हुआ आतंकवादी हमला हो, इस मुद्दे को उठाकर सरकार की नाकामी को घेरने की कोशिश की जाएगी। और एक बड़ा हंगामेदार ये सत्र होने जा रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्षी राजनीतिक दल ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो सत्र अच्छा चलेगा। सत्र अच्छा चलेगा मतलब क्या कानून पास करवाने की जिम्मेदारी सांसदों की है सिर्फ क्या? ठंडा दिमाग कैसे काम लेगा कोई? जब देश की राजधानी में बम ब्लास्ट होता है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो क्या आप और मैं ठंडा दिमाग रख सकते हैं शिव जी? वो तो फिर भी नेता है, सांसद है, जनता ने चुनकर भेजा है। जब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उनकी रेटिंग खराब कर देती है, सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठते हैं, जब एक तथाकथित वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के नाम पर बीएलओ पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि वो जान गंवा रहे हैं, जान दे रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, तो ऐसे समय पर दिमाग को ठंडा कोई कैसे रख सकता है? एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई एक व्यक्ति गिर पड़ा और बीजेपी के बड़े नेता देखते रह गए, कुछ किया नहीं उन्होंने। कम से कम ऐसी संवेदनहीनता तो हमारे आपके अंदर नहीं है। इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इतना तय है कि सरकार चर्चा नहीं करवाना चाहेगी, हंगामा होगा।
तो एक बड़ी लड़ाई जो है संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे बाद शुरू होने जा रही है। देखते हैं क्या होगा 20 घंटे बाद। 20 घंटे का समय बाकी है। लेकिन संतोष जी, सवाल यह है कि मुद्दों पर चर्चा होती क्यों नहीं? क्या संसद में बात नहीं होनी चाहिए पहलगाम पर? क्या संसद में लाल किला पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या संसद में एसआईआर में मर रहे बीएलओ पर नहीं बात होनी चाहिए? आज ही एक बीएलओ ने जान दी है मुरादाबाद में। उसने लिखा है पत्र में, मेरी 4 बेटियों का ख्याल रखना। बड़ी मासूम है, मैं मरना नहीं चाहता था, मैं जीना चाहता था। कौन देगा जवाब उन बेटियों को? कौन देगा? किसके पास है जवाब देने को? कुछ बचा है? वो कह रहा था कि रात को मैं 2 घंटे सो पाता हूं। मैंने कभी भी बीएलओ की ड्यूटी नहीं की है, मेरी पहली बार 15 वर्ष की नौकरी में लगी है। उसकी पत्नी कह रही है कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। क्या कहा जाए? आप सोचिए कि उसकी 4 बेटियों का क्या होगा, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपनी बेटी की पोस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ट्विटर पर आज शेयर कर रहे हैं, एक्स पर बता रहे हैं कि कामयाब है बेटी हमारी। उसकी बेटियों का क्या होगा? क्योंकि उनके खिलाफ खबरें बहुत चली। तो फिर अगर साहसिक काम का चुनाव आयोग नहीं करेगा, उनका बधाई उन्हें नहीं देगा, तो फिर कौन देगा? इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? जो कह रहा है मेरी 2 मासूम बेटियां बीमार थी, मैं उन्हें दवा नहीं दिला पाया, उनकी तबीयत खराब है, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। और जब वो मर गया, उसकी जान चली गई, तो 7 दिन का समय बढ़ा दिया। अरे वो समय ही तो मांग रहा था कि अगर समय होता तो मैं नहीं मरता। अब इस 7 दिन के समय से क्या सर्वेश कुमार वापस होगा? कौन जवाब देगा? कौन उन बेटियों को बताएगा? कौन उस विधवा बबली को बताएगा जाके? कैसे उसके दिल को धीर बंधेगा? उसके सामने तो उसका पति पड़ा है मृतक, पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और सदन में ये बात उठाएंगे तो उठाने नहीं दोगे, उससे पहले एफआईआर करा दोगे कि सदन में मुद्दा मत उठाना। ये खेल कब तक खेलोगे? राजनीति करना ठीक होता है, लेकिन राजनीति भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस राजनीति का कोई आदि और अंत ना हो। मजाक बना के रख दिया देश। शासन नहीं, दबंगई चल रही है, दबंगई। बनारस में एक महिला चीख चीख कर कह रही है कि मेरा पति मार डाला। गिरफ्तार नहीं होगा, उस पर हाथ है, सरकार का हाथ है। इस दबंगई का करेंगे क्या? कौन देगा सर्वेश की बेटियों को सहारा? नहीं, क्या उसका और भरोसा नहीं था? जब ये मुद्दा आप सदन के अंदर उठाएंगे ना शिव जी, मैं बता देता हूँ सरकार का जवाब क्या होगा कि देखिए ये तो एसआईआर है, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव नहीं, आयोग के काम में हम दखल मैं नहीं दे इसका विरोध सकते। करता हूं और मैं सवाल नहीं, करता हूं यही कि यही सरकार जवाब बताए। यही जवाब सरकार बताए इससे पहले ऐसी एसआईआर कब हुई है? इतनी मौतें कब हुई हैं? सरकार श्वेत पत्र जारी करे, सरकार बताए इससे पहले एसआईआर हुआ तो कब कब मौतें हुई हैं। सब आंकड़े हैं सरकार के पास। सरकार बता देती है कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सदन में यह भाषण दिया था, उसका प्रिंट आउट लेकर आती है सरकार। इसका प्रिंट आउट लेके आए और बताए, जवाब दे। और जवाब पूछना चाहिए, इस देश की मीडिया को पूछना चाहिए कि पहले जो एसआईआर हुई उसमें कितने बीएलओ की मृत्यु हुई। ये सवाल कब उठेगा? इस देश की गोदी मीडिया कहां पूछेगी सवाल? शिव जी कहां पूछेगी? जिस देश में तो डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। खांसी का सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं, सरकार का जवाब नहीं आ रहा। जिस देश में आपराधिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था इस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है कि आम नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा। जिस देश में बम ब्लास्ट के बाद गोदी मीडिया ये कहता है कि नहीं नहीं ये तो छोटा ब्लास्ट हो गया, ये सरकार की कामयाबी है, बड़ा होने वाला था लेकिन सिर्फ छोटा हुआ है, उसको सरकार की कामयाबी बताता हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया नजर आए बेशर्मी की हद तक जाकर। और जिस देश में जेपी नड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि गुजरात में एक कार्यक्रम था, उसमें सुरक्षाकर्मी गिर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जेपी नड्डा अपना भाषण देते रहे। इस तरह से शर्मनाक, संवेदनहीन उनका रवैया रहा, उस देश में आप सरकारों से क्या उम्मीद करें? और अब तो बड़ा दिलचस्प हो गया शिव, बहुत दिलचस्प हो गया कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। अभी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक धरना दिया गया था, कई बच्चों पर मामला दर्ज हो गया। यानी आप विरोध नहीं कर सकते, आप साफ पानी, साफ हवा नहीं मांग सकते, आप सरकार के कामों का विरोध नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे, आप आवाज उठाएंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और सदन के अंदर जब आप पूछने की कोशिश करोगे तो वो मामले को डाइवर्ट करते हुए गोल गोल घुमाते हुए जलेबी की तरह घुमाते हुए नजर आएंगे, लेकिन जवाबदेही तय नहीं करेंगे, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे। अब यही विपक्षी राजनीतिक दलों की हाथ में सबसे बड़ी जो ताकत है या सबसे बड़ा जो मुद्दा है वही कह लीजिए कि अगर वो व्यक्तिगत मुद्दों को हटाकर इन मुद्दों पर सरकार को सदन के अंदर घेरने की कोशिश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, एकजुट होकर कोशिश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इन मुद्दों को उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं। मेरे पास तो ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कितना उनके साथ खड़ी हो पाती है और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन कितना एकजुट खड़ा नजर आ पाता है, एकजुट होकर घेर पाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी और बहुत ज्यादा समय इंतजार करने का नहीं है। सिर्फ 20 घंटे बाद ही ये तमाम चीजें हमें पता लग जाएगी कि संसद का ये शीतकालीन सत्र किस दिशा की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, किस दिशा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात और कहूंगा, देश में एक परंपरा कि आमतौर पर संसद सत्र से पहले कोई नेताओं को लेकर या विपक्षी नेताओं को लेकर इस तरह की चीजें की नहीं जाती थी क्योंकि उनको लगता था कि संसद में जवाब देना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआर दर्ज करना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस मामले में एक एजेंसी पहले ही जांच कर रही थी, जो चार्जशीट दायर कर चुकी है, उसी पे आप फैसला करवा देते। एक ही मामले की डबल डबल जांच क्यों? फिर आयु डबल होगा, अदालती प्रक्रिया डबल होगी, कागज डबल बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जो चार्जशीट दायर की गई थी वो अदालत खारिज करने वाली है, उसमें कमी है उसमें? कोई ना कोई तो शक पैदा होता है, कोई ना कोई तो शक पैदा होता है और संसद सत्र से ठीक पहले आप वो खबर लीक करते हैं कि भाई इस तरह की एफआईआर दर्ज हो गई। मतलब आप मानसिक रूप से डराने की कोशिश कर रहे हैं देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के दो बड़े नेताओं को, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को। एक सवाल ध्यान से सुनिएगा, कल कांग्रेस की जो समीक्षा बैठक हो रही है पिछले कुछ दिनों से शिव जी, उसमें एक बात निकल के सामने आ रही कि आखिरी के 15 दिन तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया था। मैं यही आपसे सवाल करने वाला वो था कि टिकट एक बिहार के एक बड़ी पार्टी के जो महागठबंधन का एक हिस्सा थी, उसके बड़े नेता ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पूरा ये मसला समझाया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल गया तो तत्काल वो केस जो ठंडे बस्ते में पड़ा उसकी तारीख लगी और सुनवाई तय हुई और उसमें कहा गया कि वो 10 तारीख को फैसला सुनाएगी। तेजस्वी भागे भागे दिल्ली आए, कोई सौदा हुई और उस सौदा के तहत ये तय हो गया कि अब इस केस में सुनवाई नहीं होगी। अब सुनवाई नहीं होगी अगले 5 साल तक। अब वो तभी सुनवाई होगी जब कोई बिहार में चुनाव होगा या तेजस्वी कुछ बवाल करेंगे। ऐसा ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। यही केस ये साबित करता है कि राहुल गांधी को ग्रिप में लेने की एक नई चाल है और एक बार नहीं लिया जाता है। आपको याद होगा जब हरियाणा में चुनाव आया तब भी नेशनल हेराल्ड आया, लोकसभा चुनाव आया तब भी नेशनल हेराल्ड आया। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब बीजेपी फंसती है तो नेशनल हेराल्ड आता है, ईडी बुलाती है। और आखिर इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को सोचना चाहिए, मैं तो बड़ी ताकत से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को भी राहुल गांधी पर एफआईआर करानी चाहिए कि रोज झूठ बोलते हैं और तत्काल इन्हें जेल भेज देना चाहिए और जेल भी इतनी लंबी हो, बामशक्कत जेल होनी चाहिए। रोज इनसे जितने भी मजदूरी के काम है वो सब जेल में लिए जाएं। ये मजाक बन गया है। लोकतंत्र में पता ही नहीं लग रहा है, लोक कहां है, तंत्र कहां है, मीडिया कहां है, ब्यूरोक्रेसी कहां है, न्यायपालिका कहां है, कार्यपालिका कहां है, विधायिका कहां है। सबको खोजो, कोई मिल ही नहीं रहा है। एक चीज मिल रही है, अब बंगाल की तैयारी, इतने प्रभारी, चुनाव की पूरी तैयारी और हम जीतेंगे। ऐलान हो गया 240 सीटों से और वही निकलेंगी, 220 होंगी, 240 होगी, 245 होंगी। नहीं, और पर्यावरण मंत्री दिल्ली के पर्यावरण की चिंता छोड़ के बंगाल चले गए। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। आप और मेरे मरने से उन पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप और कोई हम फर्क मेरे नहीं मरे, पड़ेगा। ये सर्वेश मर गए, इनके मरने से क्या अंतर आएगा चुनाव आयुक्त की परिवार कुछ पर? नहीं, कोई अंतर क्या नहीं। अंतर आएगा प्रधानमंत्री के परिवार पर? क्या अंतर आएगा? यही संवेदनहीनता की हद है इनकी। अब ये अलग बात है कि देश की जनता को समझना चाहिए और पर्यावरण जो की चिंता क्यों करें? जब तुम्हारी मौत की चिंता नहीं है तो पर्यावरण की चिंता क्यों करें? चिंता उसे होती है जब मीडिया ये आंख में आंख डाल के माइक घुसेड़ देती मुंह में कि हमें बताओ लाल किला जैसी महत्वपूर्ण जगह पे विस्फोट कैसे हुआ था। जब पहले विस्फोट हुआ और तब दिल्ली में माइक घुसेड़े गए थे गृह मंत्री के मुंह में,
लटका दिए गए थे उनकी गर्दन में, तो ये डरते। माइक वालों ने ये कहा कि बड़ा हादसा होने से बचा लिया, ये तो कम मरे हैं, शुक्र करो कि आप सैकड़ों की तादाद में नहीं मरे, शुक्र करो और सरकार का एहसान बताओ कि सरकार ने ज्यादा लोग मरने से बचा लिए। क्योंकि अब बिल्कुल किसी की जवाब नहीं, और बिल्कुल शिव जी, अब देखिए, चाहे तेजस्वी यादव वाला प्रकरण हो या पश्चिम बंगाल में जो कुछ किया जा रहा है, इन तमाम प्रकरण पर अब देखिए, संसद का, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर, संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप एक एक चीज पर नजर रखिए। कौन आपसे जुड़े मुद्दों को उठाता है, कौन आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने से या जवाबदेही से बचने के लिए उसको अटकाता, भटकाता और लटकाता नजर आता है। अगर कोई छुपाने की कोशिश करे, अगर कोई भागने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए कि उसके दिल में चोर है, दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली। चलिए अब देखते हैं 20 घंटे बाद क्या होगा, कुछ घंटे बच्चे हैं, हम भी सब बातें आपके समक्ष रखेंगे। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, लेकिन हमें कमेंट में जरूर बताएं क्या इस तरीके की घटनाएं प्रेरित हैं, बदले की भावना से हैं, या फिर वास्तव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोषी है। धन्यवाद, नमस्कार। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।